आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि अब जब 1 महीने से भी कम समय बचा है तो आखिरी समय में, इस अंतिम समय में आखिर में क्या करें, क्या ना करें। तो शुरू करते हैं आज के इसी कारवां को, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी आज आपको उपस्थित करनी है। इसके अलावा चूंकि अब ऐसा समय आ गया है जब अनेक नेगेटिविटी भी आपके आसपास घूमती नजर आती है, तो इस अमूल्य समय में, इस बचे हुए क्षणिक से समय में आखिरकार क्या करें, क्या ना करें, इसी के लिए आज मैं आपके अपने उत्कर्ष परिवार की ओर से आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि 2 तरह के विद्यार्थी आपको दिख रहे हैं। एक ऐसे विद्यार्थी दिख रहे हैं जो बड़े टेंशन में, दूसरे ऐसे विद्यार्थी दिख रहे हैं जो बिल्कुल रिलैक्स हैं, वो कोई टेंशन ही नहीं ले रहे हैं। क्या आप भी ऐसे किसी पशुपेश में तो नहीं है कि आखिरी समय में सर मैं क्या करूं, पढ़ तो बहुत रहा हूं या पढ़ तो बहुत रही हूं, बट आखिरी समय में बड़ा टेंशन हो जाता है। जो भी याद कर रही हूं ऐसा लगता है कि सभी चीजें गायब सी हो रही हैं, स्किप सी हो रही है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय में बचा हुआ है और अंदर एक अलग प्रकार की एंजाइटी जरूर देखने को मिलती है। तो आखिरकार इस समय में ऐसा क्या करें? तो इस समय में भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, जो समझना था वो समझ चुके हैं। तो अब करना क्या है? तो रिलैक्स रहिए, क्योंकि टेंशन लेने से अब कुछ होने वाला है नहीं। मेडिटेशन कीजिए, कूल डाउन रहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हो, क्योंकि पॉजिटिव लोग पॉजिटिविटी देंगे, और यदि आप नेगेटिव लोगों के आसपास यदि हो तो आपको नेगेटिव चार्ज ही मिलेगा और आप नकारात्मकता को लेकर तरह तरह के अपने दिमाग में नई प्रकार की उलझनों को लेते चलेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या करें? तो जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, कोई पीडीएफ है, कोई बुक है, किसी क्लास कोचिंग के नोट्स हैं, जहां से भी आपने जो भी चीज पढ़ा है, अब उसी चीज को बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि अब इतना समय तो बचा नहीं है ना कि हम नई बुकों को पढ़ सकें, नई चीजों को ऐड कर सकें। केवल करंट अफेयर को बस रिवाइज लगातार हमें करते रहना है। कुछ ऐसे बाबा भी आपके आसपास दिखाई देंगे जो लगातार आपको बताएंगे आके कि भाई ये नई चीज आई है, इसको कर लेना है, ये और नया आ गया है कि इसी से पिछले बार इसी जगह से क्वेश्चन आए थे, इसी को तैयार कर ले। तो क्या ऐसी चीजों को हमें करना है? क्या ऐसी चीजों को हमें कंप्लीट करना है? तो नहीं, बिल्कुल भी हमें यह काम कंप्लीट नहीं करना है। हमें वही पढ़ना है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था। इसके अलावा ऐसी कोई चीजों पे नया ध्यान मत लगाइएगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, और कोई नया दिमाग में आपके लिए नया सोर्स आपके लिए ला रहा है। क्योंकि नई चीजें आपके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं भी लेकर आती हैं। अब समय धीरे धीरे कम हो रहा है, तो करना क्या है? तो आपको यही करना है कि ये जो आपको ओएमआर सीट दिख रही है, इसी ओएमआर सीट में अब आपको अपना काम करना शुरू करना है। क्या करना है भाई? तो आपको जो ओएमआर सीट दिख रही है, इसी ओएमआर सीट को अब धीरे धीरे फिल करने की आपको क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है भाई प्रैक्टिस? तो इसका कारण है कि आप जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नई नई चीजें, जानकारी देखने को मिलती है। आपको लगातार आपका नाम सही लिखना है, आपको अपना टेस्ट रोल नंबर डालना है, आपको डेट डालने की प्रैक्टिस करिए, रोल नंबर को यहां फिल कीजिए। यहां कौन सा पेपर आप देख रहे हैं, इसकी भी आपको लगातार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ऐसे अनेक विद्यार्थी आपको देखने को मिलते हैं जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करते हुए दिखते हैं। क्या दिखते हैं? अब मैं 12 सालों में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को बताता हूं। क्या समस्या आती है? तो आपको ये बहुत सारी समस्या ये देखने को मिलती है कि विद्यार्थी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, बट आखिरी समय में उन्होंने क्या किया? ये रोल नंबर ही गलत भर दिया।
उन्होंने क्या किया, रोल नंबर गलत भर दिया। कई बार बुकलेट नंबर ही नहीं डाला, कई बार पूरी सही तैयारी थी, नाम ही गलत लिख दिया। तो क्या ऐसी गलतियां करनी है? तो बिल्कुल भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है जो अनेक समस्याएं पैदा करती हैं। सोचिए, तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, बट अंत में जब सबसे इंपॉर्टेंट समय था, जब शंखनाद करने का समय था, उस समय हमने गलती कर दी। तो अभी से क्या कीजिए, 2 पेनों को फाइनल कर लीजिए, जो पेन आपके लिए फाइनल है। इन पेनों से अभी से लिखने की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। क्या करना चाहिए इन पेनों से? नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, फिल करिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके पास पेपर हैं, जो भी आपके पास पुरानी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, इनमें आप लगातार लिखते चलिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और ऐसा क्या करें? तो आपके पास 10 यूनिट है, इन 10 की 10 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है भाई? तो इनमें सबसे पहली जो यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतिहास से आपको नए नए आयाम नहीं पूछता है, वही चीजें जो आपने पढ़ी हैं, जो भी रेगुलरिटी में आपने पढ़ी है, जो भी ज्ञान की चीजें आपने अर्जित की है, वही चीजों को रिवाइज करते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न होंगे ऐसे जो आउट ऑफ होंगे, पर वो केवल आपके लिए आउट ऑफ नहीं होंगे, आपके लिए आपको 85 प्लस की तैयारी करनी है। मान लेते हैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, 5 क्वेश्चन एमपीपीएससी ने ऊपर नीचे कर दिए, तो भी 90 नंबर लाने की ताकत तो अपने को रखनी पड़ेगी ना। मैं और 5 आपके लिए कम कर रहा हूं, पर इतनी तो तैयारी विद्यार्थी की होनी चाहिए कि एक पोस्ट भी आए तो भी आप ही का सिलेक्शन हो। दूसरे रूप में यदि मैं कहूं तो हिस्ट्री और कल्चर ऑफ एमपी है, मध्य प्रदेश है, ये नया टॉपिक है। एमपी से लगभग 40 से 45 प्रश्न बनते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां से यदि 40 से 45 प्रश्न बन रहे हैं तो उसकी महत्ता कितनी ज्यादा है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। इसलिए लगातार इसे पढ़िएगा जरूर। तीसरे नंबर में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। लगातार फैक्चुअल डेटा आता है, यहां पर वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपके पास मिनरल से क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां पर से कृषि से संबंधित प्रश्न आते हैं, आपको यहां आपदा चक्रवात से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जनसंख्या से प्रश्न आते हैं। तो फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है पूरा काम। तो फैक्ट को डेली रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवाइज करते हैं आपके मन मस्तिष्क में वो चीजें सेट होती जाती हैं। चौथे रूप में ज्योग्राफी ऑफ एमपी। जी हां, यदि आपको भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो एमपी की ज्योग्राफी को उससे कनेक्ट करके पढ़िए। काली मिट्टी वहां है तो काली मिट्टी यहां है, यदि वहां पर पवन मानसून आ रहा है तो यहां पर भी मानसून आ रहा है, वहां की जनसंख्या है तो यहां की जनसंख्या से करिए, वहां कोई डिजास्टर आ रहा है तो यहां के डिजास्टर से सेट कीजिए। अर्थात जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, इन सबको जब आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना, तब जाके चीजें बहुत अच्छी होती नजर आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एमपी, संविधान के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। आप अनुच्छेदों को पढ़िए, जो नया चल रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या और जो जो चीजें नई हैं, चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी है, आप इनको पढ़ के जाइए, देखिएगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यूनिट 6 की बात करें तो इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। प्रश्न चाहे कम आ रहे हैं पर अनिरंतर रहे हैं, और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो उन्हीं विद्यार्थियों को बनते हैं जो उनकी तैयारी निरंतर करके जाते हैं। तो अपनी निरंतरता को बनाए रखिएगा, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा, ताकि आप जब पढ़ें तो केवल पढ़ें नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ें, ज्ञान को अर्जित करने के लिए पढ़ें। ये वो पढ़ना ना हो जो आप 8वीं कक्षा में करते थे पास होने के लिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए से जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। साइंस, ईवीएस, हेल्थ, लगातार प्रश्न आ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंट में जो जो चीजें नहीं हुई आप उनको पढ़िए। विज्ञान और तकनीकी, साइंस में रिलेटेड जितनी चीज हुई हैं आप उनको जरूर यहां पर पढ़कर जाइएगा। हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से वायरस है, कौन कौन से नए वायरस आ रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं देश में चल रही, कहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस कहां आगे बढ़ रहा है, इससे जरूर प्रश्न आता है। करंट अफेयर, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इन्हें हम किसी बॉर्डर में, किसी पुस्तक की, किसी पीडीएफ में हम इसे बांध कर नहीं रख सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि ये अथाह महासागर है, ये पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर से भी बड़ा है। तो हमें
इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी जो डेट्स हैं, जो चीज विशेष हुई है, उन चीजों को जरूर देखना चाहिए और लास्ट एग्जाम हुआ है वहां से लेकर यहां तक की जानकारी को जरूर पढ़ना चाहिए। 9th यूनिट की बात करें, आईसीटी, इसके बारे में लगातार आप जानते हैं लगातार प्रश्न आ रहे हैं। नए यूनिट है तो नए यूनिट में से ज्यादा प्रश्न हमेशा बनते ही बनते हैं। और 10वीं यूनिट है एमपी आर्ट एंड कल्चर। जी हां, चूंकि मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के चूंकि आप विद्यार्थी हैं, तो मध्य प्रदेश में आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो विद्यार्थियों को, जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को बाकी जगह के विद्यार्थियों से आगे कर सकती है, तो वो मध्य प्रदेश ही है। इसीलिए इन मध्य प्रदेश की जानकारियों को बहुत अच्छे से तैयार करके आइएगा। सर यूनिट 10 की 10 तो पढ़ लिए हैं, अब क्या करें? क्या उनको लगातार रिवाइज करते रहें? तो नहीं। अब आपको जो आपने सिनॉप्स बनाया है, जो भी आपने माइंड मैप्स बनाए हैं, उन्हीं माइंड मैप्स को अब फटाफट डिटेल करके पढ़ना है। उन्हीं को लगातार अपनी आंखों के सामने से आपको पास करना है। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि पूरी की पूरी बुकों को फिर से फॉलो अप लिया जा सके, पूरी नदियां याद की जा सके, कहां से प्रवाहित होती पूरी डिटेल की जा सके। संविधान के कोई आर्टिकल हैं उनके बारे में फ्लो चार्ट हो सकता है, नदियों का कोई फ्लो चार्ट हो सकता है, आपको कोई सीरीज है जो वर्ष में हिस्ट्री की याद करनी है वो हो सकता है, कोई ट्राइब है, कोई नृत्य है, या साइंस की कोई चीज है जो आपको ईयर में याद करनी थी। ये वो चीजें हैं जो आपको कनेक्ट कर सकती हैं, आपके माइंड मैप में डाल सकती हैं। तो लगातार अंतिम समय में इन्हीं चीजों को पढ़ना चाहिए। अब बुक्स को धीरे धीरे करके आपको स्किप करते जाना है, क्योंकि समय कम है। समय हो तो बुक से ही पढ़िए, शॉर्ट नोट्स मत पढ़िए। शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए, बने हुए शॉर्ट नोट्स को मत पढ़िए, आप अपने खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए। तब आपको वो कॉन्फिडेंस जरूर दिखेगा और उसका रिवीजन जरूर बार बार करिए। क्योंकि ये चीजें जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता रहेगा। विद्यार्थी बार बार पूछते हैं कि सर करंट अफेयर का क्या करें, करंट अफेयर का क्या करें? तो भाई करंट अफेयर के लिए चाहे हिंदी माध्यम की बुक हो, चाहे इंग्लिश माध्यम की बुक हो, जो ईयरली करंट अफेयर है, इसके लिए कुमार गौरव सर आपको डेली सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं। इसके अलावा क्योंकि उत्कर्ष की आन बान शान है हमारे कुमार गौरव सर, तो आपके लिए जो साल भर का जो निचोड़ है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान इस हिंदी वाले में भी और इस इंग्लिश वाले में भी उपस्थित है। और ये सब हो पाता है तो हम सभी के कुलगुरु जो हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत सर हैं, इन्हीं की मदद से ये सब संभव हो पाया है। ये वट वृक्ष की वो जड़ है जिसके माध्यम से उत्कर्ष आज इतनी शाखाओं में, इतने राज्यों में उपस्थित है। तो करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक पूरी हमारे लिए एक यूनिट है, एक पेपर है समझ लीजिएगा। और आपके लिए देखिएगा ये जो बुक है ये रामबाण सिद्ध होगी। वैसे आपने ये बुक ले ही ली होगी और लगातार आप निरंतर चिरंतर इसे लगातार पढ़ भी रहे होंगे। तो बस एमपीपीएससी में कई बार डेट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो डेट पे फोकस जरूर रखिएगा। फोकस रखना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपने मन मस्तिष्क में रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार टेस्ट सीरीज तो हम हमेशा ज्वाइन करते हैं, पर कई बार समस्या क्या होती है, कई बार समस्या ये होती है कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हमने टेस्ट लगाए, परंतु इतनी जल्दी लगाए कि टेस्ट पेपर 2 घंटे का था, हमने 40 मिनट में ही उसे लगाकर उसे छोड़कर बाहर आ गए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप वही फील के साथ दीजिए ना कि ये आपका अंतिम बार का एग्जाम है। टेस्ट पेपर बस आपका नहीं होता उत्कर्ष में, आपको इसके साथ डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं। तो यदि मान लेते हैं कि आपसे इस 75 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे गलती हो गई, तो आपको क्या करना है, इसकी जो डिटेल आपको शीट मिली है, आपको उससे उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है कि आखिरकार गलती हुई तो क्यों हुई है, आखिरकार मैं इसका आंसर क्यों नहीं लगा पाया हूं। तो उसका सॉल्यूशन निकालिए, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़िए और लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को, जहां जहां आपसे गलती हुई थी, उन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके उसके डिटेल के साथ जरूर जाइएगा, ताकि एग्जाम में
ताकि फाइनल एग्जाम में आपसे कोई प्रकार की गलती बिल्कुल ना हो। कई बार क्या होता है कि एमपीपीएससी बड़े सरल प्रश्न भी देती है, पर चूंकि हमें लगता है कि ये तो एमपीपीएससी का एग्जाम है, तो हम इतनी टेंशन में होते हैं, हम इतने प्रेशर में होते हैं कि सही उत्तर को भी गलत उत्तर में लगाते हैं। क्योंकि दिमाग कहता है ना कि इतना सरल प्रश्न तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। चूंकि एग्जाम में इतना सरल प्रश्न नहीं आएगा और इतना सरल आ गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, नहीं इतना सरल एमपीपीएससी नहीं देगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाला है, तो हम जो पहली बार में सोचते हैं उसे न लगाकर हम जो दूसरी बार में सोच रहे हैं उसे टिक लगा देते हैं। पर एक ब्रह्म वाक्य को याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वही उत्तर 99.99% टाइम परफेक्ट होता है, सही होता है। पर हम क्या करते हैं, जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब तो उसे हम अपनी क्वेश्चन बुकलेट में टिक कर लेते हैं, बट जब हम ओएमआर में जब उसे लगा रहे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं, इसका ये नहीं, ये उत्तर होगा। क्या आपसे भी ये हुआ है? यदि हुआ है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इसमें कैसा फील करते हैं जब आपका ये प्रश्न गलत क्यों हो जाता है। एग्जाम में पहली बार आपने सही सोचा और दूसरी बार में जब आप ओएमआर में फिल कर रहे होते हैं तो ये आप गलत कर देते हैं। ऐसा आपने क्यों सोचा या ऐसा क्यों करते हैं, एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आपको रहना क्या है, आपको करना क्या है, तो अपने आप को पीस रखिए, अपने आप को शांत रखिए, काम रखिए, और जो टेस्ट पेपर में आप जैसा काम करते थे, जैसी फीलिंग के साथ आप बेस्ट करते थे, वैसा ही आपको इस एग्जाम में भी काम करके बताना है। ये कोई अलग पेपर नहीं है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही पेपर है जैसा कि एग्जाम आप टेस्ट आपने लगातार दिए हैं, वही काम आपको यहां करना है। बस पेशेंस रखना है, और यदि पेशेंस रख लिए तो सब कुछ काम हो जाएगा। गलतियां की जो आपकी पुनरावृत्ति है, आप रिपीटेशन क्यों करते हैं, उसका कारण होता है कि हम क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। और क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे, याद रखिए क्वेश्चन को शांत मन से पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका आंसर आ गया तो सब कुछ सही है। और कोशिश करिए कि क्वेश्चन पढ़ के बिना ऑप्शन के आप क्या कर सकें, आंसर लगा सकें। अर्थात आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका सोचिए इसका आंसर क्या है, और आपने आंसर जब सोच लिया तब चारों ऑप्शन की ओर आप यदि आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस क्लास में बनेगा, उस कॉपी में, उस क्वेश्चन पे, उस फाइनल एग्जाम में आपका ज्यादा मन लग पाएगा। लास्ट में क्या करना है, जैसे जैसे अब समय पास आ रहा है, धीरे धीरे सोशल मीडिया से, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे धीरे धीरे दूरियां बनाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दूरियां बनाइए, इसलिए चूंकि कई बार भ्रामक जानकारियां भी आपके सामने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आती हैं, और जब ये जानकारियां आती हैं तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इनसे बिल्कुल दूर रहना है। और एमसीक्यू जब आप लगाते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जब आप लगाते हैं, तब इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक वर्ड जो लिखा रहता है नहीं, वो हम पढ़ते ही नहीं हैं। और जब हम इसे पढ़ते नहीं हैं, जब स्पीड में, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो लास्ट में यहां लिखा होता है नहीं, तो हम ये लाइन पढ़ते हैं और इस हिसाब से टिक कर देते हैं। और जब फाइनल एग्जाम से लेकर आते तब हम कहते हैं अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पिक ही नहीं किया, ये तो दिखा ही नहीं था। तो ऐसा इसलिए होता है जब हम जल्दबाजी में करते हैं। तो उन शब्दों पे बहुत जानकारी दीजिए कि एक्सपेक्ट लिखा है कि एक्सेप्ट लिखा हुआ है। और जल्दबाजी जो भी व्यक्ति एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में करता है वह जरूर गलत करके आता है। याद रखिएगा, लगातार आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए, टॉपिक सेट लगाने चाहिए, पूरा ओवरऑल एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में उत्कर्ष आपके लिए ये सब लेकर आता है। बस करना यही है कि आपको इसको हल करना है। हल करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम सेंटर में आपको लोड नहीं आने वाला है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, अपने माइंड से उस आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए जिसका आंसर आपको याद है। और जब याद आ जाए
तभी आपको 4 ऑप्शन आपको देखना है और उसमें फाइनल को सबसे पहले क्वेश्चन बुकलेट में टिक लगाना, एक पॉइंट लगा देना है। कुछ अधिकारी ऐसा भी करते हैं भाई कि डायरेक्ट ओएमआर सीट में ही लगा देते हैं। उन्हें इतनी जल्दी होती है कि वो पहली बार में ही क्वेश्चन पढ़े और ओएमआर सीट में लगा देते हैं। ये गलत है। अपने आप को सुधारने का एक मौका तो दीजिए। 2 घंटे का पेपर आराम से 1 घंटे 30 मिनट में हो जाता है। तो 30 मिनट जो बचे हैं वो ओएमआर भरने के लिए पर्याप्त है, इनफ टाइम है। तो करना यही है कि पहली बार में अपने बुकलेट पर एक नॉर्मल डॉट पॉइंट लगा दीजिए, दूसरी बार में आप फाइनल टिक कीजिए और उसके बाद ओएमआर सीट में जरूर उसको सेट कीजिए। और पहली बार में जो ओएमआर में सेट करते हैं वही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 2 नंबर से 4 नंबर से फेल हो जाते हैं। पर आप उनमें ना हो जो असफलता की श्रेणी की लिस्ट है, आप सफल होने की श्रेणी की लिस्ट में जरूर आइए। क्योंकि जीवन में यदि कोई विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो अपना नाम 4 बार ही देखना चाहता है पीडीएफ में। एक बार जब प्री का एग्जाम हो तो प्री में आपका रोल नंबर आ जाए, दूसरा जब मेंस हो जाए तब आपका रोल नंबर आ जाए, तीसरा इंटरव्यू हो जब आपका नाम आ जाए, और चौथा और अंतिम फाइनल लिस्ट हो जाए जिसमें आपका क्या हो जाए, नाम आ जाए। तो आपने जीवन में जो इतनी पीडीएफ अरेंज की हैं, जो इतनी पीडीएफ आपने कलेक्ट की हैं, उन पीडीएफ को यदि आप बेचते ना तो लाखों के रुपए मिल जाते, पर पीडीएफ बेचने से पैसा नहीं मिलता ना। तो करिए यही कि जीवन में जितनी आपने आज तक पीडीएफ कलेक्ट की है उन पीडीएफ को एक तरफ करिए, और ये 4 पीडीएफ को एक तरफ कर दिया जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें यही काम करना है, लगातार आपको टेस्ट करना है, आपको क्वेश्चन बुकलेट पे काम करना है, आपको उस पे मार्क कीजिए और लास्ट में जो समय बचता है फाइनलाइज करने के बाद ही आपको ओएमआर सीट में लगाना है टिक। मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, आई कैन नॉट डू इट से आई कैन डू इट। देखिएगा कितना अच्छा लिखा हुआ है। आई कैन नॉट डू इट में से हमें कुछ अपनी नकारात्मक चीजों को यदि बाहर निकाल दें तो आप वही हैं जो यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये चीजों के लिए से आपको ही करना होगा और कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई बाहरी आवरण नहीं है जो आपको सफल बना सकता है। सफल बनाना केवल आपके हाथ में है और ऊपर वाले ने आपको वो सब गुण धर्म दिए हैं जो एक सफल अधिकारी के रूप में होते हैं। बस आपको अपने आप को तराशने की जरूरत है। आप सोए हुए हनुमान हैं, आपको जागने की जरूरत है। तो बस लग जाइए एक सकारात्मक एनर्जी की ओर कि हां मैं ही हूं जो एग्जाम निकाल सकता है, मैं ही हूं जो फाइनल सिलेक्ट हो सकता है। चूंकि अब समय बचा है बहुत कम, तो अब हमें क्या करना है, अपने डेली टाइम मैनेजमेंट को सेट करना है। अब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अब आपको बीच में सोने का जो काम है उसे स्किप करना है। क्यों स्किप करना है? क्योंकि अब आपकी डेली रूटीन जैसी होगी आप फाइनल एग्जाम में वैसे ही होंगे। अब आप क्या करते हैं, आप दोपहर में लंच को लेने के बाद आप थोड़ी देर स्नैप लेते हैं, आप सो जाते हैं। तो भाई जब एग्जाम होगा और जब बीच का गैप होगा तब भी आपका दिमाग कहेगा कि थोड़ी देर सो जा। तो अब हमें क्या करना है, अब लगभग अब जो समय बचा है इसमें अपने आप का हमको टाइम मैनेजमेंट करना जरूर सीखना होगा। अब चालू कर दीजिए कि 9 बजे से 5 बजे तक के बीच में कोई आलस वाला काम करना ही नहीं है। अपने आप को प्रॉपर एंगेज कीजिए और एक कोशिश कीजिए कि 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे के बीच में ऐसा कुछ टाइम को सेट कीजिए कि आप टेस्ट पेपर ही लगा सकें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बिल्कुल वैसे ही शेड्यूल हो जाएगा जैसा आप एग्जाम में देने वाले हैं। तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, बेस्टम बेस्ट बनाकर रेडी कर देगी। और देखिएगा ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये अभी तक किसी ने आपसे बोला नहीं होगा, बट यदि आप ये कर लेते हैं ना तो आप देखिएगा आप एक प्रॉपर बेस्ट मैनेजर होंगे। और एक अधिकारी तो एक बेस्ट मैनेजर होता ही है। क्या केवल पढ़ लेने से काम चल जाएगा? तो नहीं भाई साहब, आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है। ब्रेन को एनर्जी चाहिए,
तो दिन भर काम कैसे करेगा? तो दिन भर काम ऐसे ही कर पाएगा जब आप उसे हेल्दी डाइट देंगे, जब आप उसे प्रॉपर डाइट देंगे। तो दिन में बहुत अच्छा खाना खाइए, जो ऊर्जा देने वाला खाना है, जो आपके लिए सकारात्मकता लाने वाला भोजन है, उस भोजन को कीजिए। गड़बड़ी के चांस ही को घटा दीजिए। जब अच्छा आहार लेंगे तो सकारात्मकता आएगी, और ये सकारात्मक अब हमें डेली रहना है जब तक आपका फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन ना हो जाए। ऐसा एग्जाम में भी करिएगा। जो बीच का समय है, उस बीच के समय में अल्प आहार जरूर लीजिएगा, पेट भर के खाना नहीं खाना है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो वहां गए, सोचे 15 मिनट सो लेते हैं और सीधे 5 मिनट पहले टीचर ने जगाया, भैया 5 मिनट बचे हैं, कुछ करना है क्या? तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपको काम करते रहने। दोनों पेपर इंपॉर्टेंट, एक चीज याद रखिएगा, दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। इसलिए बहुत सोच विचार कीजिएगा, अपने काम को बहुत महत्वता दीजिएगा। और अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि याद रखिएगा कि जो आप अभी तक किए हैं वही होगा। वो आखिरी रात होती है ना, जब कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात बाकी, है ना। तो यही रात जो होती है वो तभी रिलैक्स हो सकती है जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आराम से उस दिन स्लो म्यूजिक को सुनिएगा, अच्छे से गुनगुनाइएगा गाने को, बहुत काम रहिएगा, बड़ा शांत अपने आप को रखिएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में भी आप पढ़ लेते हैं। भाई जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब एग्जीक्यूशन की बारी है, तो निराश नहीं होना है। अब अंतिम वो पायदान आ गया है दोस्तों, अब कोई दूसरा हमारे पास निराश होने का समय नहीं है। पर एक चीज और याद रखिएगा, एमपीपीएससी ही आखिरी विकल्प नहीं है। एमपीपीएससी आखिरी विकल्प नहीं है। हमें अनेक मौके होंगे जीवन में, अनेक सफलता असफलताएं हाथ लगेंगी, ये मानव हैं हम। इसरो और स्पेस एक्स जैसे को असफलता लग सकती है, तो हम तो एक नॉर्मल लोग हैं, वहां सबसे बेस्ट क्रीम बैठे हुए हैं, उसके बाद भी असफलता लगती है। पर याद रखिएगा, सफलता जब मिलती है इसका कारण है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, पर प्रयास में कहीं कमी है। तो उन कमियों को हमें दूर करना है, अपने आप को एमपीपीएससी से दूर नहीं कर लेना है। इसलिए और मेहनत कीजिएगा, और मेहनत करते रहिएगा, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। क्योंकि कहा गया ना, दशरथ मांझी ने कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में जब एग्जाम बहुत निकट आ जाए तो एडमिट कार्ड को जरूर निकाल लीजिएगा, 2 एडमिट कार्ड जरूर निकालिएगा और इसकी डिटेल डिस्क्राइब जरूर कीजिएगा। और सकारात्मक लोगों से बात कीजिएगा, नकारात्मक लोगों से बात बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा एग्जाम की चीजें हैं, वैसे आपको पता होगी, पर फिर भी चूंकि पूरा ये कॉन्सेप्ट इसी पर है, बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कि सही ओएमआर को टिक कीजिएगा। पानी की व्हाइट बॉटल ले जाइएगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल जरूर ले जाइएगा। ओएमआर के लिए ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, 2 ब्लैक पेन ले जाइएगा जिससे आप कंटिन्यू अभी लिख रहे हैं, और पेशेंस के साथ दूसरी बार में इसे फिल कीजिएगा। क्योंकि यदि गलत फिल करेंगे तो बहुत समस्या हो जाती है। 2 आईडी कार्ड ले जाइएगा, 1 मत ले जाइएगा, 2 ले जाइएगा, जिसमें लेटेस्ट फोटो आपकी मिलती जुलती फोटो है। कोई भी एक सरकारी रिकॉर्ड वाली किसी भी चीज से आप आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, आपका वोटर आईडी है, आपका किसी भी बैंक की पासबुक है, कोई भी चीज जो आपको सर्टिफाइड करती है इंडियन नागरिक होने का, जहां आपका नाम, जहां आपका वर्ष लिखा हो, इन सब चीजों से जरूर काम कीजिएगा। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक चीज मत ले जाइएगा जो आपके लिए बड़ी हानिकारक हो सकती। कोई भी इलेक्ट्रिक चीज वहां बैन है तो उनको ले जाने की सोचिए मत। कोशिश करें कि मोबाइल भी आप ना ले जाएं, क्योंकि कई बार होता है कई जगह पे गाड़ी बाहर खड़ी है, सिक्योरिटी कम थी तो मोबाइल चोरी हो गया। तो कोशिश करें कि थोड़ा मोबाइल से अभी से आप दूरियां बनाने लगें। कोई भी प्रकार के महिलाओं के लिए आभूषण भी पहनना बैन है, तो मत पहनिए, कोशिश ही मत कीजिए। चूंकि आप वहां पहन के गए, बाहर उतरवा दिया गया, अब आपका दिमाग पूरा है कि मेरे बाले कान के वहां बाहर रखे हुए हैं, कोई चुरा तो नहीं लेगा। अब जहां आपका 100% मन लगना था अंदर, पूरा मन आपने लगा दिया बाहर। पायल पहन के चले गए, तो भाई ऐसी चीज ही मत करो ना जो चीज बैन है। इसके अलावा अतरंगी कपड़े ना पहने,
बेल्ट पहन के मत जाओ, सैंडल शूज मत पहनिए, बक्कल मत लगाइए। जो चीज आपको बैन है, जो चीज मना कर दी गई है, तो उसे मत कीजिए। जब नहीं करेंगे तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, आपको एक समय मिला है, आपको एक चांस मिला है अपने आप को चेंज करने का। तो इस चांस में अपने आप को चेंज जरूर कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बच्चियां हैं। हमें हर चीज आज यदि हम मांगते हैं तो हमें 1 महीने में 6 महीने बाद मिलती है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही करें कि बेटा आप जरूर दिला देंगे, कुछ समय रुको? तो ऐसा काम हो कि आपके बच्चों ने आपके बोला और आपने 5 मिनट के अंदर वो चीजें लाकर रख दी। अर्थात यदि आपका एक बार इस एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हो जाता है तो इससे सम्मान प्रतिष्ठा बस नहीं मिलती है, इसमें आत्मसात भी आप कर पाते हैं। आपको हर वो चीज मिलेगी जिससे आपका जो पूरा का पूरा कुटुंब है, ये आने वाली जनरेशन है, उनका जीवन तर जाएगा। तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको एक चांस मिला है 2025 में कि आप अपने जीवन को, अपने परिवार के पूरे एनवायरनमेंट को, अपने पूरे वातावरण को चेंज कर सकते हैं। तो आप ही हैं, जी हां आप ही हैं। और याद रखिएगा, आपको उत्कर्ष परिवार, हम अपने आप को उत्कर्ष क्लास नहीं कहते, आपको और हमको मिला के हम इसे उत्कर्ष परिवार कहते हैं। और ये उत्कर्ष परिवार 22 वर्षों से अधिक का समुच्चय है। तो सोचिए ना, उत्कर्ष परिवार आपके हर कदम में खड़ा है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, या कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम क्यों ना हो, आपको सही रास्ते में लाने के लिए आपका अपना परिवार खड़ा है। चाहे आप हो, आपके छोटे भाई बहन हो, या आपके कोई रिलेटिव हो, आप अपने परिवार से हमेशा से लोगों को जोड़ते हैं और यही विश्वास उत्कर्ष को उत्कृष्ट बनाता है। तो बस इस समय में अपने आप को उत्कृष्ट ही समझिए, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की है, उत्कृष्ट आपके साथ खड़ा है ना। जैसे ही आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक डिटेल के साथ हम ही आपके साथ उपस्थित होते हैं। हर साल का आपका जो सहयोग है, आपका अनुभव है, आपके दोस्तों का अनुभव है, आपके मित्रों का अनुभव है, तो यही चीजें आपको बेस्ट बनाएगी। पर उसके बाद की बात बाद में करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर जरूर देखिएगा कि सोर्स वही रखिएगा, एक नोट्स को 5 बार, ना कि 5 नोट्स को 1 बार। और यदि आप ये कर लिए तो आप देख पाएंगे कि जो सिलेक्शन, जो नियति के साथ आप चले थे, वो चीज जरूर हो पाएगी। एडमिट कार्ड जब आए तो एक बार देख जरूर लीजिएगा कि आपका सेंटर कहां है, वो कौन से रूट में पड़ता है, वहां पर ऑटो रिक्शा, बाकी की प्रॉब्लम्स ऐसी है तो नहीं, नेविगेशन को सेट कर लीजिएगा, वहां कौन कौन से वाहन जाते हैं, जा रहे हैं कि नहीं जाते हैं, एक बार फिजिकली रूप में वहां जाकर जरूर होकर आ जाइएगा। इससे कॉन्फिडेंस लगातार बना रहता है। इसके अलावा एग्जाम जब हॉल में जाएं तो एग्जाम हॉल में बहुत पेशेंस रखिएगा। अच्छी तैयारी आपने की है, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। जी हां, आप भारत के भाग्य विधाता हैं, आपने मेहनत करी है। तो ये अंतिम पायदान है, अंतिम समय आ गया है। अब आपको क्या करना है, बस आपको अपना प्रतिरूप दिखाना है, जिसके लिए आपने अपना इतने लंबे समय का आपने संघर्ष किया है, आपने बहुत लंबा समय इसका अनुभव किया है। तो बस उस नियति को बदलने की बारी आ गई, अब उस राह में चलने की बारी आ गई जिसका आपने इतने लंबे समय से इंतजार किया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़िएगा। याद रखिएगा, आप ही हैं जो कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और ऑप्शन की ओर तब देखिएगा जब आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लियो और मेमोराइज कर लियो कि इसका आंसर क्या है। और अपने अंदर विश्वास रखिएगा। माता पिता से जरूर बात कीजिएगा। जी हां, माता पिता से जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि आप कभी गलत नहीं हो सकते। माता पिता आपके बारे में हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और आपको अंतिम समय में उन्हीं से सलाह भी लेनी है।
जाते जाते याद रखिएगा, जहां नहीं को विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों में नहीं कहां लिखा है इस बारे में विशेष रूप से आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नहीं पढ़े तो यह ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, और ब्लंडर मिस्टेक आप जानते हैं कि बहुत बड़ी समस्याएं लेकर आती हैं। बहुत अच्छे से पढ़ें, खुद पे विश्वास रखिएगा, आप सफल जरूर होंगे। यदि ऐसा लग रहा हो कि मैं घबरा रहे हैं, आप टेंशन में हैं, कोई एंजाइटी लग रही है, तो अपने माता पिता से बात कीजिए और याद कीजिएगा क्या वादा करके आप आए थे। जब भी कभी एंजाइटी हो तो याद उसी चीज को करें, अपने आप बाकी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी कि वादा क्या करके आए थे घर में, गांव वालों से क्या वादा किया था, दोस्तों से क्या वादा किया था, भाई बहन से क्या वादा किया था कि पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो वो समय आ गया है, एक अच्छे नागरिक के रूप में आपको दिखने का, प्रतिबिंबित होने का वो समय आ गया है। आपने कठोर तपस्या की है, वनवास के रूप में आपने समय गुजारा है, तो अब चिंता मत कीजिए, खड़े हैं उत्कर्ष परिवार के सभी लोग आपके साथ, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार सब खड़े हैं आपके साथ। बस खुद पे भरोसा कीजिएगा और खूब मन लगा के आपके बढ़ते रहिएगा। और जाते जाते वही चीजें बोलूंगा कि जीतेंगे हम, बोलिएगा मेरे साथ जाते जाते कि जीतेंगे हम, यह वादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा दूसरों से ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा दूसरों से ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत मत हारना। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत मत हारना। मजबूत तुम अपने अंदर इतना इरादा करो। और आप सभी को अभी से प्रीलिम्स की अनंत शुभकामनाएं पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से। खुद पे भरोसा रखिएगा, और हां, जैसे ही आप एग्जाम दें उसके बाद सबसे ऑथेंटिक, सबसे ओरिजिनल सोर्स के साथ, साक्ष्य के साथ आपका उत्कर्ष परिवार तुरंत आपके लिए लाइव होगा। चिंता मत कीजिएगा, हम हर कदम पे आपके साथ जरूर खड़े हुए हैं। तो अपना ध्यान रखिए। आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।